मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ये आमने सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी साफ साफ बात करें, या तो आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के साथ हैं, या तो आप फिर इस्तीफे दे दें। मौलाना साहब ने कहा है कि जो ऑफर, ये जुमला सुनने वाला है, जो ऑफर बिलावल को हुई हमें भी हुई थी लेकिन हमने वो कबूल नहीं की। तो ये अब चक्कर क्या है, क्या ऑफर्स हुई थी, ये लड़ाई तो इनकी आपस में हो गई है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी असल में पंजाब में लड़ाई इनके दरमियान हो गई है, मौलाना नून लीग के साथ है। मौलाना जो है वो नून लीग का दूसरा फेस है और जो मौलाना ने बात की है वो आज बहुत तकलीफ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि पीडीएम में मीर जाफर और मीर सादक थे, शुक्र है उनसे जान छूट गई। अच्छा। तो वो जिस बुनियाद पे मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं उसको अगर हकायक की रोशनी में देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स नहीं थी, ये दगा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पीडीएम से किया। और सेनेट के इंतखाबात में जो कुछ वहाँ पे किया गया चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, तो वो किसको नहीं मालूम, ये तारीख़ के औराक हैं, ये सारी ज़िंदगी इनके माथे का कलंक बना रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखें, जो भी फैसला करना हो सियासी जमातों को वो ओपन करना होता है। वो उन्हें इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सियासत में साजिशें कहलाती हैं और ये वाक़तन मीर जाफ़र मीर सादक का किरदार कहलाता है। और मौलाना ने यही बात की है क्योंकि वो अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स बात नहीं कर सकता जो मियां नवाज शरीफ हैं उस हवाले से, तो वो मियां नवाज शरीफ की जगह बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। और आज साद रफ़ीक साहब ने भी ये बात की है कि अगर आप इस तरह के किरदार की बात करते हैं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो ऐसी पीपल्स पार्टी ने इससे पहले ऐसी कभी पॉलिटिक्स मुफाहमत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें की थी लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की थी। आपको एक और बात याद होगी, जजेस बहाली का जो मामला था उसमें भी इसी तरह के लैतो लाल से काम लिया जा रहा था। तो फिर अचानक जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो वो अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा था तो जजेस बहाल हो गए थे। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है सियासत में डिच नहीं किया जाता है एक दूसरे की को सियासी बातों में। मियां नवाज शरीफ ने भी किया होगा और किया है एक दो मरतबा उन्होंने आसिफ अली जरदारी को, जब उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ बयान दिया और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ थे, उन्होंने अगले दिन जरदारी से मुलाकात करनी थी। उन्होंने जब देखा कि ये ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मुलाकात कैंसिल कर दी जी। तो ये भी तारीख़ का हिस्सा है। तो उनको भी तकलीफ़ें हैं, इनको भी तकलीफ़ें हैं। बाकी जो इस वक्त पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें वो नारे तो मार रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास ना तो पॉलिटिकल फोर्स है, ना जालाइज़म बाकी बचा है, ना वो पार्टी को वहाँ पे असर नो तश्कील दे सके हैं। अब उनके पास कितना टाइम पीछे बच गया है? वो तो ये है कि कोई ऐसा हाथ आसमानी उनके ऊपर आ जाए और वो इलेक्टेबल्स को साथ मिलाएं तो फिर वो 50 सीटें 40 सीटें वहाँ से निकाल सकते हैं। कोशिश चल रही है तो वो उसके लिए कोशिश जारी है जी उसके लिए कोशिश जारी है। लेकिन बात ये है कि वो आसमानी हाथ जो है वो रूहानी हाथ आए तो तब चलेगा ना, अदरवाइज तो आपको इस वक्त जो रिजल्ट 2018 के आपके सामने हैं यही पीपल्स पार्टी इससे भी ज्यादा पीछे जा चुकी है पंजाब में। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कोशिशें अब नजर आ रही हैं इमरान खान साहब को भी, और वो भी अपने तौर पर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी को कह दिया कि चलो जी पंजाब का महाज संभालें और जनूबी पंजाब से आगाज़ हो रहा है। ये बाबर डोगर साहब सिर्फ ये बल्दियाती इलेक्शन के लिए ये समझ रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी भी यहाँ जोर लगा रही है, नून लीग का नहीं पता कब क्या हो जाए, तो ये अब भरपूर वक्त है कि इसी वक्त कैंपेन शुरू कर दी जाए क्योंकि हुकूमत भी आपके पास है। साहब मेनली बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन अमूमन यही होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वही जीता करती है और ज़्यादा मेजॉरिटी वही जीत जाती है, लेकिन बहल उसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शन पर ज़रूर आता है। उससे ये पता चल जाता है कि अपोजिशन में कितना जोर है, अगर हारी भी है तो किस तरह से हारी है, क्या फैक्टर थे, कितने वोटों से हारी है, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और अपोजिशन कितनी तैयार है आने वाले इलेक्शन के लिए। तो बल्दियाती इलेक्शन बड़े अहम हैं और ख़ास तौर पर खान साहब ने जो ये कहा है कि बड़े शहरों में जो मेयर हैं वो 1-on-1 मुकाबला होगा, तो ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अदरवाइज़ होता ये था कि जो भी चेयरमैन जीते थे उनको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता था। तो अब बाल ये जो है जिस लाहौर के अगर मेयर का 1-on-1 मुकाबला होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो पीटीआई है उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीटीआई का जो वर्कर था वो बड़ा अनॉयड था,
वो बिल्कुल उस वक्त वर्कर जो है उसका कोई हाल नहीं है, कोई पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस्मान बुज़दार जो है उनको पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने नहीं देखा कि पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने कोई स्टेप लिया हो, उन्होंने कोई कदम उठाया हो, कोई वर्कर्स को के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया हो। मैंने जितने उनके वर्कर देखे हैं वो तो पार्टी से बहुत ज़्यादा अनॉयड हैं। ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया। दो कि इनकी पंजाब में भी हुकूमत है, मरकज़ में भी हुकूमत है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है आम वर्कर को बिल्कुल नहीं पहुंचा। तो ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर मायूसी फैल रही है, मायूसी बढ़ रही है। तो अब देखें कि अगर वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो किस हद तक वर्कर को मुतमईन कर पाते हैं। आप देखिए कि सेंट्रल पंजाब में जो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, मासा एक सियालकोट वाले इलेक्शन के, उस सियालकोट के इलेक्शन में भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था। वो ये था कि उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद साहब, उनका दामाद वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा था और उन्होंने अपना जीना मरना वहाँ पर लगा दिया था, सारे हुकूमती रिसोर्सेज वहाँ पर लगा दिए थे। मे बी कि अगर कोई और इलेक्शन होता तो वो उस तरह से इलेक्शन ना लड़ते जिस तरह उन्होंने अपने दामाद का इलेक्शन लड़ा और उनको उसको जितवाया। अच्छा, तो अब ये तो नहीं है कि ताहिर खुर्शीद साहब या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो हर इलेक्शन में वो इतना इंटरेस्ट लेगा या इतना जोर लगाएगा। तो वो भी सारा 10,000 वोटों से सारा फैसला हुआ, मार्जिन को बहुत ज़्यादा तो नहीं था। उसके बाद चिन्योट में आप देखते हैं जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसको 227 वोट, सॉरी पीपल पार्टी के कैंडिडेट को 227 वोट पड़े। अब बिलावल भुट्टो के हालात ये हैं कि यहाँ तो उनके कैंडिडेट हैं ही नहीं है, जहाँ पर उनके अव्वल तो ये कैंडिडेट जानबूझ के नहीं देते, इनको पता है कि कैंडिडेट दिया और इलेक्शन में जो उनको वोट पड़ेंगे उससे वो कलई खुल जाएगी। तो ये कि 11 था, उन्होंने सारे जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं उनमें नून लीग को सपोर्ट किया। आखिरी एक इलेक्शन में उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, ये जब इनके डिफरेंसेस आ गए तो उसको 227, जबकि जीतने वाले को 66,000 वोट 73,000 वोट पड़े। तो फ़र्क देख लें कितना ज़्यादा है। मरियम तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े डिफरेंस को बिलावल किस तरह से पूर कर पाए। इलेक्टेबल्स अभी तक किसी इलेक्टेबल ने उनको ज्वाइन नहीं किया। ये वो दौरा कर रहे हैं, आज वो रहीम यार खां में थे, उसके पहले लोधरा में थे, मुल्तान में भी उन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ, लेकिन किसी बड़े इलेक्टेबल ने उनको ज्वाइन नहीं किया। जरदारी साहब 7 दिन लाहौर में रह के गए, बड़ी एफर्ट की, पंजाब में उन्होंने दोबारा से तंजीम साजी कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ को उन्होंने सदर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद राजा परवेज अशरफ अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दे सके। देखें उसामा साहब, जो आप जिस तरह बता रहे हैं, एक रियलिटी है, उससे तो बेहतर है आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ। एक रियलिटी है कि पार्टी के जो सीटें हैं, राजा परवेज अशरफ खुद जीते, मखदूम अहमद महमूद की सीटें वहाँ पर हैं, वो 2-3 सीटें निकाल लेते हैं, कुछ वो मुजफ्फरगढ़ से उन्होंने सीटें निकाली, टोटल 5 सीटें इनकी पूरे पंजाब से। अब मुझे एक बात बताएं कि ये 5 सीटें जो हैं वो सारी उन लोगों की अपनी सीटें हैं, फिर पार्टी का एज सच वोट बैंक नहीं है। मखदूम अहमद महमूद आज़ाद भी लड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी परवेज अशरफ जो है वो भी शायद आज़ाद लड़े तो जीते, वो सबका प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, वो ये सारे भी जितने भी हैं। सवाल ये है कि पीपल पार्टी का वोट बैंक नहीं है, पीपल पार्टी ने क्या एफर्ट की कि उसका वोट बैंक बढ़े। और ब्रेक का वक्त हो गया है, फिर इंशाल्लाह किसी इस पर कर लेंगे कि ये फिर नून लीग का क्या बनेगा, क्योंकि उनकी तरफ से टिकट कौन तकसीम करेगा वो एक अलग लड़ाई पड़ी हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मसला, हुकूमत डटी हुई है, कुछ कर लें, अगले इलेक्शन में कह रहे हैं जी ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर ही होंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।